हेलो बच्चों, आज से हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहले तो हम आते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के रूप में के बारे में देखते हैं। देखिए, रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर अपक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, तो जैसे कि सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण सोडियम धातु के गुणों से क्या होते हैं, सर्वथा भिन्न होते हैं। यहाँ पे सोडियम है और ये ऑक्सीजन में हम इसका दहन करेंगे, सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान कैसे की जाएगी। तो रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन या गैस का निकलना या ताप में परिवर्तन या अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये रासायनिक अपक्रियाएँ हो रही हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक अपक्रियाओं का सूत्रों द्वारा या प्रतीकात्मक निरूपण जो है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रियाओं में प्रयुक्त पदार्थ या अभिकारक या जो भी मतलब निर्मित उत्पाद जो है वो कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अपक्रिया से जल का निर्माण होना। अब अगर आप लिखें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो शाब्दिक समीकरण है। अब इसको हमें प्रतीकात्मक रूप में लिखना पड़ता है, तो ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप में H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O हो जाएगा। ये एक प्रतीकात्मक रूप हो जाएगा इसका। प्रतीकात्मक रूप जो है वो समीकरण को छोटा करने के लिए कर दिया जाता है। आगे हम आते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण में जो बाईं ओर होता है वो अभिकारक होता है, दाहिनी ओर जो होता है वो उत्पाद होता है। और अभिकारक और उत्पाद के जो अणुओं की संख्या होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिकारक होगा, जितने अणु अभिकारक के होंगे, उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद भी होना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच योग लगाकर उन्हें जो है दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की ओर होता है। यह अपक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की अपक्रिया होती है, यानी मैग्नीशियम का दहन होता है, तो 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। Mg और O2 अभिकारक हैं और बनने वाला जो उत्पाद है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। दूसरे शब्दों में कि रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके बाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इसीलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, हमारे लिए आवश्यक होता है। अब हम अपक्रियाओं के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों। ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली जो अपक्रिया है वो हम बात करेंगे संयोजन या संकलन अपक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले संयोजन अपक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर क्या करते हैं, एकल अभिकारक का उत्पाद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है और अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे भी जो भी पुताई वाला चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड वही होता है, और उसमें जब आप जल मिलाते हैं तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है।
नीचे आप देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और CaO + H2O CaOH होल ट्वाइस। मतलब A और B दो अलग अलग क्या हैं, अगर अभिकारक हैं तो मिलकर एकल उत्पाद यानी AB बनाते हैं, इसको कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो उत्पाद होता है वो दो, जो अभिकारक होता है दो उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। हाँ, फिर उसके बाद जो है वो, हाँ आगे आते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट नीचे हम बात करेंगे। हाँ यस, वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अपक्रियाओं में क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है केवल एक दिशीय होती हैं, यानी अभिकारक से केवल उत्पाद बनता है, उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन सकता है। बात हम करते हैं ऊष्मीय अपघटन के बारे में। तो ऊष्मीय अपघटन कैसी अपक्रियाएं होती हैं, अगर कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्मीय अपघटन की कहलाती है। विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन में अगर पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका अपघटन हो जाता है तो विद्युत अपघटन कहलाएगा। जैसे जल है, जल का विद्युत अपघटन करने से आपका कैथोड पे हाइड्रोजन मुक्त होगा और एनोड पे क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा। फिर इसके बाद प्रकाशीय अपघटन, अगर प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का अपघटन हो जाता है, वियोजन हो मतलब अपघटित हो जाता है तो ये प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। तो जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तब यह प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag + Cl2, AgCl जो है टूट के 2Ag + Cl2 में विभक्त हो जाता है, ये प्रकाशीय अपघटन है। तो यहाँ कुछ उदाहरण है, आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जाके जो है वो हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। फिर से वापस वही वाटर है, और इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है। 2AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag + Br2 बना लेता है। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड है, H2CO3, ये जाके सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ब्रेक हो जाता है। अगले टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन अपक्रियाओं में क्या होता है, विस्थापन अपक्रियाओं में तो ये ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं हैं जिनमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। अब ये विस्थापन अपक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं, सबसे पहले एकल विस्थापन अपक्रिया, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें वे अपक्रियाएं जिनमें एक या अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए, जैसे Fe है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो जो Fe है वो जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और खुद उसकी जगह आके FeSO4 फेरस सल्फेट बना लेगा, और कॉपर आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। द्विविस्थापन अपक्रियाओं में वह अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रियाएं जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, और इनमें क्या होगा कि आयन यानी Ba++ बेरियम आयन और सोडियम आयन एक दूसरे को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, जिससे बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ऐसी अपक्रियाओं को जो है वो द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पोटेशियम और वाटर का है, जाके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, या मैग्नीशियम + कॉपर नाइट्रेट है, जाके मैग्नीशियम नाइट्रेट और कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो
यहाँ पे भी जिंक जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। फिर उसके बाद क्लोरीन और कैल्शियम आयोडाइड है, तो यहाँ पे जो है वो क्लोरीन जो है वो आयोडीन को विस्थापित करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा और आयोडीन जो है वो अलग हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल जो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है, जाके पोटेशियम नाइट्रेट और AgBr बना लेगा। सोडियम सल्फेट है और सिल्वर स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड है, जाके सोडियम क्लोराइड और सिल्वर स्ट्रॉन्सियम सल्फेट बना लेगा। फिर आपका HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जाके सोडियम क्लोराइड और जल बना लेंगे। और आपका सोडियम सल्फाइड है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जाके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेंगे। अब इसके बाद आता है उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रियाएं। तो उपचयन या ऑक्सीडेशन जो अपक्रियाएं होती हैं, अगर किसी पदार्थ में ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ऐसी अपक्रियाओं को उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीजन का योग होना, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जाके क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन अपक्रियाओं में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन, जस्ट अपोजिट दोनों रिएक्शन होती हैं, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। तो पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3 और जाके क्या हो जाएगा, है अपने में से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये जो होगा अपचयन अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है। रिडॉक्स अपक्रियाएं, बच्चों अगर यही दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, ऐसी अपक्रियाओं को रिडॉक्स अपक्रियाएं कहा जाएगा। तो किसी अपक्रिया में यदि अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, एक अभिकारक उपचयित होता है यानी एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरा का अपचयन होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अपक्रियाएं कहा जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाएं कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जिंक ऑक्साइड है, उससे जो है वो कार्बन जुड़ रहा है, जाके जिंक अलग होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कि कार्बन से जाके कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, उपचयन हो जाएगा। और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, इससे जो है वो ऑक्सीजन क्या है, निकल जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऊपर आपने पढ़ा है कि अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। आगे हम चलते हैं आगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में लूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फिर ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस मतलब इलेक्ट्रॉन को भी ये निकालते हैं ऑक्सीकरण में, और रिडक्शन यानी अपचयन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। फिर ऑक्सीकरण में लूज ऑफ हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को गेन करते हैं। आगे आते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। तो वह अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित यानी निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन ग्रेफाइट को जो है वो क्या करेंगे, जब इसका दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जो है वो 94 किलो कैलोरी हीट निकलेगी। तो यह एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है वो क्या होती है, निर्मुक्त होती है। श्वसन भी, जितनी भी दहन अपक्रियाएं होती हैं सब में ऊष्मा हमें प्राप्त होता है, तो सभी जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं। और श्वसन भी जो है वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के बारे में। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं
जिनमें ऊष्मा का क्या होता है बच्चों, अवशोषण होता है। ठीक है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आपकी आ जाएंगी नाइट्रोजन का। जब देखिए नाइट्रोजन का वायु में जो दहन होता है नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। फिर जो है आपका जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन में दहन जाके जो है 45 किलो कैलोरी के साथ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कोई जो बर्फ़ है, बर्फ़ क्या करती है, एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को ग्रहण करती है और फिर मेल्ट होती है, पिघलती है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ कूलर दैन सराउंडिंग्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो अपने वातावरण से क्या होती है, ठंडी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो हीट जो है वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये जो है वो इसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, यानी ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ हॉटर दैन सराउंडिंग्स। तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक जो होती है वातावरण से क्या होती है, गर्म होती है। आगे हम आते हैं यस तो जो सराउंडिंग्स एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। ओके, तो ये सिस्टम है आपका। यहाँ पे जो आपका क्या होगा, जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो निगेटिव होगा, और जो हीट भी होगी वो आपकी वो निगेटिव होगी। लेकिन जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा और हीट भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आगे हम आते हैं दैनिक जीवन में उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपक्रियाओं के कुछ प्रभाव क्या देखते हैं। सबसे पहला संक्षारण। तो संक्षारण बच्चे आपने देखा ही होगा कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें धातु वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन या नमी या रसायनों से जो है वो मंद अपक्रियाओं द्वारा धीरे धीरे क्या होती जाती है, नष्ट होती जाती हैं, परत दर परत जो है उनकी उधरती जाती है, संक्षारण अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल इसका है लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, चांदी के आभूषणों के ऊपर काली परत का जमना, कार या पुल या लोहे की मतलब जो है ट्रेन एवं जहाज़ों आदि की बाहरी संरचना को जो है, ढांचे को जो है सब संक्षारित कर देते हैं। यानी विशेष रूप से तो संक्षारण जो है लोहे की सामग्रियों के में जो है होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये एक ताला है Fe, आयरन का, लोहे का बना हुआ है, और इसके ऊपर जब नमी जो है रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, Fe + 3O2 + H2O, नमी और वायु दोनों रिएक्ट करके जो है वो Fe 2Fe2O मतलब जो है वो FeO2 H2O बना लेंगे, यानी हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी रस्ट वही होती है, जंग होती है। फिर उसके बाद है कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर मेटल, चांदी के ऊपर भी जो है वो क्या होता है, मतलब रस्टिंग होती है और ये कोरोजन होता है, जिससे 4Ag + 2H2S + O2 गिव्स आउट 2Ag2S जो है वो सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाएगी इसके ऊपर और H2O जो है निकलेगा। विकृति गंधिता, विकृति गंधिता क्या होता है बच्चों, ठीक है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदला जाना विकृति गंधिता कहलाता है। यदि पके हुए खाद्य पदार्थों को कम ताप पर रख दिया जाए तो उनमें प्रति ऑक्सीकारक जो है यानी BHA ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल या BHT ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन मिलाया जाए या नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस के साथ पैक किया जाए तो विकृति गंधिता को रोका जा सकता है। यस, इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। यहाँ पे आप कुछ रेंसिडिटी के एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो चर्चा होगी अगले क्लास में।